नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ विधेयक पेशी को लेकर मेरठ में अलर्ट के चलते पुलिस ने निकाला फुटमार्च। मेरठ के मुस्लिम बोले वक्फ बिल मंजूर नहीं, जरूरत पड़ी सड़कों पर उतरेंगे। हसनापुर के लतीफपुर गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से ग्रामीण की मौत, दूसरे ग्रामीण की हालत नाजुक। मृतक की पत्नी ने पूर्व प्रधान पर हत्या का लगाया आरोप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी में एक दूसरे को देख रो पड़े साहिल और मुस्कान। अब 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। संभागीय परिवहन विभाग की अग्नि सुरक्षा भगवान भरोसे, 8 सालों से एक्सपायर है अग्नि सुरक्षा यंत्र। आरटीओ बोले मामला संज्ञान में लाने के लिए सिटी हलचल का धन्यवाद। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने विकास भवन में ली बैठक। गौ संरक्षण और अनुश्रवण समिति को गो आश्रय स्थल की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा निर्धारण संबंधी प्रकरण को लेकर कमिश्नर ने की बैठक। हरियाणा में हुए सर्वेक्षण कार्य की LSM रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजने दिए निर्देश। 5वें नवरात्र पर हुई मां स्कंद माता की पूजा। मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे। मंदिर में उमड़ा रहा आस्था का सैलाब। और 100 करोड़ खर्च करने के बावजूद शहर में गंदगी के अंबार। डोर टू डोर कूड़ा व्यवस्था भी अधर में होने से शहरवासियों में नगर निगम के खिलाफ गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। संसद में पेश हुए वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर मेरठ में भी अलर्ट रहा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए रखी और हर गतिविधि पर नजर जमाए रहे। इसके साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों को संदेश देने के उद्देश्य से संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फुटमार्च निकाला, जो बेगम पुल से शुरू होकर शहर के कई इलाकों से होते हुए गुजरा। फुटमार्च में सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार और सीओ कैंट संतोष कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस और पीएसी भी शामिल रहे। दरअसल वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर बुधवार को संसद में पेशी हुई और पक्ष और विपक्ष के बीच काफी लंबी चर्चा हुई। विधेयक को लेकर कुछ लोगों ने समर्थन दिया तो कुछ लोगों ने विरोध भी जताया। ऐसे में कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे, उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। संसद में वक्फ बिल को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय आना है, उसको लेकर मेरठ में जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और इसी अलर्टनेस को लेकर देखिए मेरठ के जो तमाम संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। और मेरठ के जो है तमाम जो है ऐसे इलाके जहां पर जो है निगरानी बढ़ाई जा सकती है, उन इलाकों पे पुलिस देखिए भारी पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मेरठ के तमाम ऐसे इलाके हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में जहाँ पर लोगों को जो है ये शांति संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल को लेकर जो है शांति बनाए रखें, चाहे निर्णय कैसा भी आना हो, लेकिन आप अपना जो है संयम बरतें और आप शांति बनाए रखें। और ये जो फ्लैग मार्च है जो बेगम पुल से शुरू हुआ है, ये फ्लैग मार्च मेरठ के तमाम इलाकों से होता हुआ गुजर रहा है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो है तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जो है अगर कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उससे सख्ती के साथ निपटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। वहीं वक्फ संशोधन बिल भले ही लोकसभा में पेश हो गया हो, लेकिन मेरठ के मुस्लिमों को यह मंजूर नहीं है कि मेरठ के मुस्लिमों ने चेतावनी दे डाली है कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे और इस बिल की मुखालफत करेंगे। हमें जान भी देनी पड़ी तो जान भी दे देंगे। सरकार को जरूरत क्या है वक्फ बोर्ड में दखल करने की? सरकार की नीयत ठीक नहीं है। हमारे बड़ों ने निजी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए और गरीबों के लिए दी। सरकार को उसमें क्या दिक्कत है? क्या मुसलमानों को मंदिर ट्रस्टों में शामिल करेगी? सरकार 9 लाख एकड़ जमीन हड़पना चाहती है। मुस्लिमों ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है, बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करती। आजादी के बाद का पहला आतंकवादी गॉडसे है। किसी की हिम्मत है संसद में ये कहने की? औरंगजेब क्रूर था, 350 साल पुराना मामला क्यों लड़ा रहे हैं? क्रूर अंग्रेज थे, ये मुगल देश को 4 लोग चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सलीम सिद्दीकी। सलीम भाई, क्या वक्फ संशोधन बिल मंजूर है? नहीं, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सीधा सीधा सरकार की मंशा पे सवाल, हमें भरोसा नहीं है। सरकार हमारी निजी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहती है। सरकार को क्या ज़रूरत है? हमारा धार्मिक मामला है। हमारे बड़ों ने ये गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए वक्फ की थी।
इनका पैसा, इनसे होने वाली इनकम का पैसा गरीबों तक जाए, तो इसलिए उन्होंने इसको वक्फ किया था। आज सरकार को क्या ज़रूरत है कि हमारे धार्मिक मामले में इंटरफेयर कर कर उसको हड़पना चाहती है। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। इसका जो इन्होंने पास किया है, इसके बारे में ये क्लियरिटी इन्होंने कुछ नहीं की कि इसमें क्या होगा, इसलिए मंजूर नहीं है, क्योंकि इसका खुलासा नहीं किया। जेपीसी में इन्होंने भेजी थी रिपोर्ट, उसका भी खुलासा नहीं किया। दूसरी चीज़, ये माइनॉरिटी कमेटी को जानी थी, जो वेलफेयर माइनॉरिटी कमेटी है वो इसको देखती, उसके तहत ये बिल में संशोधन होता। मंजूर नहीं है। सिर्फ इतनी बात बोलूँगा मैं कि मंजूर हम कर लेंगे, लेकिन हमारे उलमा इकराम और हमारे भारत का जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है वो कहेंगे तुरंत एग्री हो जाएगा। पूरा भारत का मुसलमान, एक मुसलमान भी खिलाफ नहीं जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करिए, उलमा इकराम से बात करिए, वो कहेंगे तुरंत मान लेंगे, बिना सोचे समझे एग्री हो जाएंगे। अगर नहीं करते तो फिर नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उधर वहीं मवाना में भी बुधवार शाम को सीओ मवाना अभिषेक पटेल ने थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव और पीएससी के साथ मवाना के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्त की और लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया। ये फुटमार्च थाना मवाना से शुरू होकर चौहान चौक, पलावदा तिराहा, सुभाष चौक, गोल मार्केट, खतौलिया चौक से होते हुए सुभाष बाजार से थाना मवाना पर आकर संपन्न हुआ। हसनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम लतीफपुर में बुधवार शाम को कार सवार आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना हसनापुर पुलिस दोनों घायलों को मवाना के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है ग्राम लतीफपुर के रहने वाले अमरजीत सिंह उर्फ गुल्ला गाँव के भारी छोर पर बैठकर अपनी साथी अमरजीत के साथ शराब पी रहे थे। तभी एक कार में सवार होकर 6 से अधिक लोग आए और आते ही दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से इलाज के दौरान अमरजीत की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल गुरमुख सिंह को भी कमर के पास गोली लगी है। वहीं पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मृतक की पत्नी पायल ने आरोप लगाया है कि लतीफपुर गांव का वर्तमान प्रधान उनके पति को पहले भी मर्डर के आरोप में जेल भिजवा चुका है और वो लगातार उनसे रंजिश रखता है और गांव में धमकी देता है कि अमरजीत को मरवा दूंगा। पीड़िता ने पूर्व प्रधान पर ही अपने पति की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद साहिल और मुस्कान की बुधवार को 14 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय पेशी के दौरान पहली बार मुलाकात हुई। यह मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई, जहां कोर्ट में उनकी ऑनलाइन पेशी कराई गई। जैसे ही मुस्कान ने साहिल को देखा, वह भावुक हो गई और रो पड़ी। हालांकि जेल प्रशासन ने उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करने दी। पहले जज ने मुस्कान और फिर साहिल का नाम पुकारा और उनसे कुछ सवाल किए। इसके बाद अदालत ने दोनों की हिरासत की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी। पेशी खत्म होते ही मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में वापस भेज दिया गया। बता दें, मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है, जो अगले सप्ताह कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस की केस डायरी में स्पष्ट किया गया है कि इस हत्याकांड की वजह तंत्र क्रिया नहीं बल्कि साहिल और मुस्कान का प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार मुस्कान पहले भी साहिल के साथ भाग चुकी थी, जिसके कारण सौरभ ने उसे तलाक देने का फैसला किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची थी। मुस्कान ने चाकू, ड्रम और नींद की गोलियां खरीदी, जबकि साहिल सीमेंट लेकर आया। हत्या के दौरान मुस्कान ने सौरभ के दिल पर चाकू रखा, जबकि साहिल ने वार किया। गर्दन काटने के लिए दोनों ने चाकू और उस तरह का इस्तेमाल किया। हत्या के बाद दोनों उत्तराखंड घूमने चले गए। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। जैसा कि आप जानते हैं, जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनको माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है। इसमें ये प्रक्रिया होती है कि माननीय न्यायालय से जो सरकारी वकील हैं वो, प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो, और माननीय न्यायालय जज साहब खुद और उनका स्टाफ आदि जुड़ते हैं, और जेल से जो अभियुक्त होते हैं, जो जिनके ऊपर आरोप होता है, आरोपी होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो दोनों को जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की।
दूसरों को सुरक्षा की एनओसी देने वाला संभागीय परिवहन विभाग खुद ही सुरक्षित नहीं है। अधिकारियों के नाक के नीचे ही घोर लापरवाही बरती जा रही है। विभाग में अग्नि सुरक्षा के लिए लगे यंत्र करीब 8 साल से एक्सपायर पड़े हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भले ही ये इंस्ट्रूमेंट आरटीओ एआरटीओ के कमरे के ठीक सामने लगे हों, ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद विभाग के अधिकारी दूसरों की कमियों को दूर करने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी खामियां दिखाई नहीं देती। आप तस्वीरों में एक्सपायरी डेट साफ देख सकते हैं, जिसके चलते दीवारों पर लगी ये अग्नि सुरक्षा के लिए यंत्र कितने सुरक्षित हैं। ऐसे में सिटी हलचल ने अपना कर्तव्य निभाते हुए जब आरटीओ विनेश तिवारी से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने सिटी हलचल का धन्यवाद करते हुए लापरवाही को माना और कहा जल्द ही फायर विभाग को लिखकर इन कमियों को दूर किया जाएगा। ऐसे में सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। आप भी अपने फायर इक्विपमेंट चेक कर अपने को सुरक्षित करें। दो विषय हैं इसमें। सिलेंडर का एक्सपायर होना अलग बात है, जो बिल्डिंग के लिए फायर सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो निर्माण होना चाहिए या ये सारी चीजें होनी चाहिए वो अलग विषय है। तो हो सकता है कि सिलेंडर्स मतलब नहीं फंक्शनल हो, ये बहुत मुमकिन है, नहीं फंक्शनल हो और किसी स्तर पे वो प्रकरण उठा नहीं, लेकिन हमने चेंज तो होने चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी सार्वजनिक स्थल है तो उस पे सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रमाकांत उपाध्याय ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त गो आश्रम स्थलों में गोवंशों को प्रतिदिन हरा चारा, भूसा, दाना, चौकर आदि पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाए तथा संबंधित अधिकारी अपनी निगरानी में गो आश्रय स्थल में भूसा और हरा चारा व दाना, चौकर डलवाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालक कृषकों और व्यक्तियों को गाय के दूध, गोमूत्र, गाय के गोबर के उपयोग के संबंध में बताया जाए और सर्व देवीय गोमाता के महत्व के संबंध में वृहद स्तर पर प्रचार किया जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से किसान की आमदनी दोगुनी होगी तथा उसके आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार होगा तथा जैविक खेती करने से उसको महंगा रसायन खाद भी नहीं खरीदना पड़ेगा और जैविक खेती करने से मनुष्य में बीमारी फैलने से भी बचाव होगा। गौशाला में सफाई थी, पानी भी था, सब चीज़ थी, लेकिन जो कमियां थी वो मैंने उनको निर्देशित किया है। सीबीओ हमारे साथ थे। क्या कमियां थी? उसमें कमियां माने जो भूसे का अपने यहाँ वो चलता है, उसकी जगह धान का भूसा चल रहा था। तो धान का भूसा चल रहा है तो उसकी रेट कम है, तो उसका एवज में उसको चारा चोकर मिलना चाहिए। जो पैसा सरकार दे रही है 50 रुपये प्रति गौवंश को दे रही है, पूरा पैसा गाय पर खर्चा होना चाहिए। उसमें कोई भी हीला हवेली नहीं होनी चाहिए। वही हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी वो है तो उसके लिए लेटर बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक तो बात यह है। दूसरा ये है कि हम गौ माता के को स्थापित पुनः उसके खूंटे पर स्थापित करना चाहते हैं। जैसे गाय किसान ने छोड़ी है, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौ भक्त हैं, उन्होंने गौशालाओं के लिए पूरा धन का भंडार खोल दिया है और जगह जगह गौशालाएँ बनी हैं, जितनी चाहे उतनी गौशालाएँ बनी हैं। लेकिन किसान के खूंटे पे जब तक गाय नहीं जाएगी तो गौमूत्र और गोबर के माध्यम से किसान के खूंटे पे गाय जाएगी। दूध अपने जीवन का 1/3 हिस्सा वो दूध देती है और गोबर गौमूत्र वो हर समय देती है। और किसान को गोबर गौमूत्र की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेती बंजर हो रही है, जहर युक्त हम लोग भोजन कर रहे हैं, इससे सारी बीमारियों से हम लोग युक्त हो रहे हैं। तो बीमारियों से बचाने के लिए, देश को, समाज को बचाने के लिए, बंजर भूमि नहीं हो इसको बचाने के लिए केवल और केवल गौ माता का गोबर और गौमूत्र काम आएगा। तो उसकी प्लान हमने किया है कि किसान के घर में गाय देंगे, उसका 50 रुपये देंगे, उसके यहाँ बायोगैस सब्सिडी पे लगवाएंगे और उसके यहाँ अपने आप स्वतः ही उसके यहाँ खाद मिलने लगेगी, उसके यहाँ गैस मिलने लगेगी, उसके यहाँ यूरिया की जगह गौमूत्र मिलने लगेगा। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा किसान के लिए लाभकारी योजना होगी। उसके बाद जो उसका उत्पाद तैयार होगा वो यहाँ पूरी दुनिया मांग रही है। मिलेट से लेके सारी चीज़ें प्राकृतिक, ये बहन जी बहुत जल्दी धरातल पर आएगा। अभी आज हमारी यहाँ मेरठ में पहली मीटिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा कि मीटिंग होंगी जगह जगह पे और जगह जगह काम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में काम शुरू हो गया है, ऐसे झांसी में काम शुरू हो गया है। अभी हमने 1 महीने से ये पूरा प्लान तय किया है हम लोगों ने। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो वो अपनी बुद्धि को ठीक करें। जिन लोगों में बैठते हैं, जैसी संगति वैसी रंगत,
और अगर उस गाय के बारे में उल्टा सीधा बोलकर सनातन को अपमान करते हुए अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दें और उनको यही करना है तो उनमें ही शामिल हो जाएं, उनके साथ ही अपने आराम से गीत गाएं, फिर गालियां दें। लेकिन सनातन में रह के सनातन को गाली देना, गाय का अपमान करना, गौ माता का जो हमारी 33 कोटि देवता जिसमें विराजमान हैं, और ये यदुवंशी बन के और इस तरह के बयान देना ये शर्मनाक है, इनको शर्म आनी चाहिए। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा निर्धारण संबंधी प्रकरण के संबंध में निदेशक भारतीय सर्वेक्षण विभाग भूस्थानिक निदेशालय चंडीगढ़ संजय कुमार और सुप्रिंटेंडेंट जयप्रकाश महौर तथा वर्चुअल रूप से निदेशक भूमि अध्यापित एवं चकबंदी हरियाणा यशपाल आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा नामित प्रतिनिधि सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर व शामली के जिलाधिकारी और नामित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कमिश्नर ने हरियाणा यूपी सीमा निर्धारण और उसके संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी अधिकारियों से ली और प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में निदेशक भारतीय सर्वेक्षण विभाग भूस्थानिक निदेशालय चंडीगढ़ ने LSM लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के विषय में प्रेजेंटेशन दी। आयुक्त ने कहा कि LSM प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सर्वेक्षण कार्य हरियाणा में किया है वह उपयुक्त पाया गया है तथा सभी की सहमति से इसकी संस्तुति रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजते हुए कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने कहा कि दोनों राज्यों की एजेंसी एवं अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय एवं परस्पर आदान प्रदान ऐसा हो जिससे कार्य में एक रूपता रहे। सीमांकन, पिलर लगाने एवं मैपिंग सर्वेक्षण के समस्त कार्य आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि नवीन तकनीक अपनाना दोनों राज्यों के लिए अच्छा होगा। इसमें साझा प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई की जाए। बुधवार को नवरात्र के 5वें दिन शहर से लेकर देहात के सभी मंदिरों में मां स्कंदमाता के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। सुबह से ही भक्त कतारों में आगे हुए और मां से मन्नत मांगने को मां के दर पर माथा टेक रहे हैं। मेरठ में सिद्धपीठ सदर काली माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, गोल देवी मंदिर, कैंट स्थित बाबा उग्रनाथ के दुर्गा मंदिर सहित सभी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मां से मन्नत मांगने को मंदिरों में भक्त कतारों में लगे हुए हैं। 9 दिन तक मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। मेरठ के सदर काली माता मंदिर का इतिहास 450 साल से भी ज्यादा पुराना है। बता दें कि मां स्कंदमाता की पूजा करने से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम होता है और साहस और शक्ति में वृद्धि होती है। शहर में सफाई के नाम पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन ना तो स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में आज तक शहर साफ शहरों की सूची में शामिल हो पाया और ना ही शहर से गंदगी और कूड़े का बदनुमा दाग ही धुल पाया, जबकि हर साल नगर निगम को मुंह की खानी पड़ती है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भी नगर निगम ने दावे पेश किए हैं, लेकिन बाहर से आई टीम के निरीक्षण में सफाई की पोल खुल गई। शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों का बीट चार्ट तैयार करने का निर्णय लिया था। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त ने एक वार्ड से इसकी शुरुआत करने का निर्णय भी लिया था। उनके स्थानांतरण के बाद बीट चार्ट पर काम नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि सफाई व्यवस्था बिगड़ती चली गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में दिन में 2 बार सफाई अनिवार्य है। नगर निगम प्रशासन यह व्यवस्था भी लागू नहीं कर पाया। गंगानगर थाना क्षेत्र में हुई प्रशांत की हत्या के बाद गमगीन माहौल में प्रशांत का अंतिम संस्कार हुआ। बुधवार को मृतक प्रशांत का शव घर पहुंचने पर उनके परिजनों व ग्रामीणों ने शव को मृतक के घर के बाहर छिलोरा मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं परिजनों की मांग है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जाम नहीं खोलेंगे। करीब आधा घंटे लगे जाम के दौरान सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया। 24 घंटे में हत्या का खुलासा करने का आश्वासन दिया, जिस पर ग्रामीण शांत हुए और शव का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल गंगानगर पुलिस को गंगानगर की ग्लोबल सिटी के पास कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर मंगलवार देर रात घर से जिम करने गए 10वीं के छात्र का शव पड़ा मिला था। छात्र के सीने में गोली लगी हुई थी, जबकि मौके पर एक तमंचा भी पड़ा हुआ मिला था। वहीं इस मामले में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जांच में छात्र के सीने में गोली लगी पाई गई है, जबकि पैर से खून निकल रहा था। उत्तर प्रदेश के शहरों में आए दिन जाम की वजह बन चुके ई रिक्शा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में असंवैधानिक रूप से चल रही रिक्शाओं के खिलाफ आरटीओ विभाग के अभियान चलाने का आदेश दिया है। यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसके लिए एक प्रचार वाहन को भी प्रचार के लिए सड़कों पर उतार दिया है। इस अभियान के तहत 1 अप्रैल को करीब 200 वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं आरटीओ परिवर्तन राजकुमार सिंह ने बताया कि दूसरे दिन 2 अप्रैल को शहर के कई चौराहों पर परिवर्तन दल द्वारा अवैध और
अब पंजीकृत ई रिक्शा की चेकिंग की गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए 15 ई रिक्शा को बंद करा दिया गया और 29 ई रिक्शा के चालान काटे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में पुलिस से समन्वय स्थापित कर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं के विरुद्ध 1 अप्रैल से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने जो है सबको निर्देश दिए थे और इस समय 1 तारीख से पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के सहयोग से। और अभी हमने पहले ही दिन कल जो है लगभग 60 ई रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की। टोटल हम लोगों ने 200 चालान किए कल और ये पूरे महीने अभियान चलेगा। ये सही है कि संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पंजीयन को कोई रोक तो है नहीं। पंजीयन को अगर कोई ई रिक्शा खरीदेगा तो उसका पंजीयन होगा, इसमें किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए हम जो हमारे यहाँ प्रवर्तन कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, रूट जो पुलिस ने क्षेत्र निर्धारित किए हैं, तो हमारे एक्ट में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को ये अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र विशेष को वहाँ की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए कुछ वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो हम इस बारे में भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर रहे हैं और इस पर चाहेंगे तो बहुत जल्दी हम इसमें जो है बढ़िया परिणाम देंगे। मवाना के हसनापुर रोड पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के बस स्टैंड पर बुधवार सुबह एक युवक ने बस स्टैंड प्रभारी पर हमला बोल दिया, जिसमें प्रभारी घायल हो गए। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों और सवारियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मवाना के रहने वाले योगेश कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो मवाना बस स्टैंड पर प्रभारी के पद पर कार्यरत है। बुधवार को वो बस स्टैंड पर सरकारी कार्य कर रहे थे, तभी नीतू नाम का युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ बस स्टैंड में घुस आया और आते ही नीतू ने 1 लाख रुपए की डिमांड की और हमलावरों ने सरकारी दस्तावेजों, लॉक, रजिस्टर आदि को भी फाड़ दिया। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों और सवारियों ने मिलकर हमलावरों को पकड़ लिया और कमरे में बंद करके 112 पर पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लेकर थाना मवाना में सौंप दिया। पुलिस हमलावरों से पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यूपी के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में रहेंगे। वहीं जब से अप्रैल का महीना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह गर्मी का सितम भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेरठ और आसपास के जिलों में इस महीने गर्मी अपना खूब असर दिखाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उसको देखते हुए अप्रैल महीने में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। वहीं मंगलवार को मेरठ में तापमान की बात करें तो मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस व रात का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 39 और न्यूनतम आर्द्रता 16 दर्ज की गई। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि इस बार जो हवा चलेगी उसमें लू का असर ज्यादा दिखाई देने से तापमान अप्रैल में ही 40 डिग्री के पार पहुंचने के आसार है। इसके साथ ही दिन में गर्म हवाओं का असर रात के समय में भी दिखाई देगा, जिससे रात को भी मौसम गर्म होगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी तापमान ज्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही गर्मी असर दिखाने लगी है। मवाना पुलिस ने 2 बनवासों को 2 देशी तमंचों और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के अनुसार थाना मवाना पर सटला के रहने वाले आजम ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहन सबिया की गांव के ही कारी आजम के साथ शादी हुई थी, जिसका पति विदेश में नौकरी करता है और अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। ईद वाले दिन शाम के समय आजम ने सबिया के पति कारी आजम और उसके घर वालों को समझौते के लिए बुलाया था, लेकिन सबिया के पति कारी आजम और घर वाले नहीं आए। जबकि आरोप है कि सबिया का देवर फाजिल अपने बड़े भाई आजम के कहने पर मंगलवार को वादी आजम के घर में जबरदस्ती घुस आया और अपनी भाभी को जबरन ले जाने लगा, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और फाजिल और आदिल ने जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया, जिससे पीड़ित बाल बाल बचे। जिसके संबंध में आजम ने दोनों युवकों फाजिल और आदिल के खिलाफ थाना मवाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों नामजद युवकों को 315 बोर के 2 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बिना नंबर की गाड़ी सवार एसआई दरोगा ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी और उन्हें अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। यह आरोप लेकर पीड़ित घायल बुजुर्ग का बेटा लोहियानगर थाने पहुंचा। लोहियानगर के ही रहने वाले अजहर ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि स्कूटी सवार उनके पिता कदीर 28 मार्च की सुबह पीटीएस के पास से होते हुए नगर निगम जा रहे थे। उसी दौरान बिना नंबर प्लेट के काले रंग की टाटा पंच कार ने स्कूटी में
टक्कर मार दी, जिससे उनके पिता बीच सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जिसके बाद कार सवार एसआई दरोगा ने घायल कदीर को अपनी कार में बिठाकर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है। अजहर ने आरोप लगाते हुए बताया कि दरोगा ने अपनी गलती पर पर्दा गिराने के लिए उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर कहीं फरार हो गया। अजहर ने बताया कि उनके पिता की सिर की हड्डी टूट गई, लेकिन दरोगा का कोई सुराग नहीं है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। बुधवार को टाउन हॉल में सेवानिवृत्त हुई सफाई कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर नगर प्रमोद कुमार, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी हरपाल सिंह और सफाई कर्मचारी संघ नगर निगम के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने सेवानिवृत्त हुई सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने बताया कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, सभी मौसम में पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि आज सेना निवृत्त हुई सफाई कर्मचारियों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शहर को साफ करने में लगा दी। कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने भी सफाई कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। 31/3 को लगभग 56 कर्मचारी रिटायर हुए हैं। परमानेंट कर्मचारी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और ये तमाम बोझ जो पड़ रहा है सफाई कर्मियों को पड़ रहा है। भर्ती होने रही है, तमाम प्रयासों के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो आज का जो कार्यक्रम है ये विदाई समारोह के स्वरूप हो रहा है। विदाई समारोह में एक एक कर्मचारी को एक जो है शील्ड के रूप में और 2 पीस है, उसमें मिष्ठान है, भंडारे है, मिष्ठान है, वो सब फूल माला के साथ किया जा रहा है। और तमाम जो भुगतान है, जो कर्मचारी पूरे जीवन की कमाई करता है, वो भुगतान ऑनलाइन उनके खाते में जा रहा है। नवरात्रों में मनसा देवी का अलग महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ आकर सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए श्रद्धालु दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर भंडारे का आयोजन भी करते हैं। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि नवरात्रों के दिनों में रोज माता का श्रृंगार किया जाता है और विशेष आरती भी की जाती है। माही पुजारी ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि मंदिर परिसर में बंदरों का आतंक है, जो आए दिन मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ देते हैं और श्रद्धालुओं को भी अपना निशाना बनाते हैं। मंदिर में होने वाले भंडारे के कारण मंदिर में गंदगी पसरी रहती है। नगर निगम से कई बार बड़ा डस्टबिन लगाने के लिए गुहार लगा चुके, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तो बंदर बहुत ज्यादा धुई करते हैं मनसा देवी मंदिर पर, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है। उनको काटने को भागते हैं, पानी की टंकी खोल देते हैं, बल्ब और कैमरे मेरे सारे तोड़ दिए हैं मंदिर पर जो लगे हुए हैं। ज्यादातर बार बार ठीक करा, बार बार तोड़ देते हैं। दिव्यांगजन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर मंडल आयुक्त को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन अशिक्षित है वे ई रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोग आए दिन उन्हें चेकिंग के नाम पर परेशान करते हैं। ऐसे में दिव्यांगजनों के सामने परिवार पालने का संकट भी खड़ा हो जाता है। उनकी मांग है कि दिव्यांगजनों को परेशान न किया जाए और उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे आसानी से अपनी गुजर बसर कर सकें। कल शाम के समय एक सलीम भाई हमारे दिव्यांग साथी, कल उनकी गाड़ी को घंटाघर पर पकड़ा और पकड़ने के बाद में उसे सीज कर दिया गया और उसे वहां से भगा दिया गया। उसे अपमानित भी किया गया, वो गलत शब्द भी बोले गए पुलिस द्वारा, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इतिहास विभाग के वीर बंदा बैरागी सभागार में विभाग के समस्त छात्र छात्राओं के समक्ष एक स्पेशल लेक्चर का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग के पूर्व छात्र एवं वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी सुनील सत्यम ने विभाग के छात्र छात्राओं के समक्ष स्पेशल लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों के करियर से संबंधित उन अनेक जिज्ञासाओं का समाधान किया। अपने लेक्चर में असिस्टेंट कमिश्नर ने विभाग में अपने समय की स्मृतियों को साझा किया और विद्यार्थियों के लिए इतिहास विभाग एक परिवार की भांति और यहाँ के शिक्षकों को संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सराहना किया। सीसीएसयू के रसायन विभाग के बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी के छात्र छात्राओं ने सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून का भ्रमण किया। भ्रमण उद्देश्य छात्र छात्राओं को प्लास्टिक के कचरे से डीजल पेट्रोल बनाने की विधि, कच्चे तेल से किस तरह से ईंधन, नैप्था, डीजल, केरोसिन, गैस तेल और दूसरे बहुमूल्य पदार्थों को निकाला जाता है के बारे में बताना और दिखलाना था। इस भ्रमण को छात्र छात्राओं को औद्योगिक एक्सपोजर का एक बेहतर उपयोगी अवसर बताया, जिसमें कि उन्हें वेस्ट रिसाइकलिंग और पर्यावरण को संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान देने की गहरी समझ प्रदान की गई।
सीसीएसयू में 8 दिवसीय स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान नोएडा के सहयोग से सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के ईसी सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया। 75 छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर पंकज कुमार, सहायक प्रोफेसर SCR IIT रहे, जबकि तकनीकी सत्र का संचालन नाइस शब्द के विशेषज्ञ शकील अहमद खान और दिव्या अग्रवाल ने किया। ऑनलाइन एग्जाम सिद्ध पोर्टल के द्वारा लिया गया। जिन छात्रों ने एग्जाम क्लियर किया उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान भी किए गए। बुधवार को सीसर यूनिवर्सिटी के सामने PNB बैंक बिल्डिंग में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा एक नया डिपार्टमेंट श्रीराम ग्रीन फाइनेंस लॉन्च हुआ, जिसमें अब श्रीराम फाइनेंस कॉमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल, फर्म इक्विपमेंट, मशीनरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फाइनेंस करेगी, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विशाल शर्मा, अरविंद कुमार, GST विभाग से ब्रांच मैनेजर अंकित त्यागी, राजकेश्वर शुक्ला और रीजनल लीगल हेड विकास शर्मा द्वारा केक काट कर किया गया, जिसमें श्रीराम फाइनेंस का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। भारत में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल के तहत MIT इंक्यूबेशन फोरम, मेरठ इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा और AKTU इनोवेशन हब मिलकर भारत शिक्षा एक्सपो 2025 सीजन 2 के दौरान 24 से 26 अप्रैल 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में क्रिथॉन का आयोजन करने जा रहा है। यह भव्य आयोजन भारत की बढ़ती नवाचार भावना का प्रतीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प के अनुरूप है। उस देश में जहाँ करियर विकल्प पारंपरिक रूप से MBBS, BTech और CA तक सीमित रहे हैं, क्रिएथॉन पारंपरिक सोच को बदलने का प्रयास करता है और छात्रों को उद्यमिता को एक सशक्त और व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नई पीढ़ी को हम एक संदेश दे सकें, कैसे उनमें जागरूकता फैला सके कि वो उद्यमी बने। उसी के तहत एक हमने बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम डिजाइन करा है, क्रिएटेथॉन, जो 5 जिले में हो रहा है और फिर इसका फाइनल राउंड होगा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। ये 5 जो जिले हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है और साथ में लखनऊ है। इसके बाद ये जगह जगह क्रिएटेथॉन होगा और फाइनल राउंड खेला जाएगा 24, 25, 26 अप्रैल में, जो होगा इंडिया एक्सपो सेंटर में, जो कि है परी चौक में। इस इवेंट या इस मुहिम नहीं, ये इवेंट नहीं, ये एक आंदोलन है जो जागरूकता फैलाएगा बच्चों में, नई पीढ़ी में, कि उद्यमी बने। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।